पिछले कई दिनों से नई शिक्षा नीति और डीलिमिटेशन ये दो मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। Committed to Tamil Nadu students, they are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. Very pained and hurt that the minister, in his reply in Parliament today, has called the members of Parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नई शिक्षा नीति को भगवा नीति बताया और केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने यानी हिंदी का इम्पोजिशन करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में दशकों से हिंदी बनाम तमिल विवाद चलता आ रहा है। अब संसद से लेकर सड़क तक डीलिमिटेशन और नई शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है। क्या है इस विरोध की असली वजह? क्या डीलिमिटेशन से उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा और बढ़ेगा? दक्षिणी राज्यों के लिए ये चिंता का विषय क्यों बना हुआ है? या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इसका विरोध किया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे द वायर के इस स्पेशल लाइव में। नमस्कार दर्शकों, द वायर में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से कुछ सवाल हमने किए थे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो ये डीलिमिटेशन और लैंग्वेज पॉलिसी का अभी जो विवाद चल रहा है, ये राजनीतिक विवाद है, पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब हो रहा है या रियल में जमीनी तौर पर ये सब मुद्दे हैं। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक लगातार ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी और डीलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। साउथ के जो राज्य है उसमें से प्रमुख एक राज्य है तमिलनाडु, जो लगातार डीलिमिटेशन और ये जो तीन भाषीय शिक्षा नीति है जिसका विरोध कर रहा है। 3 भाषी यानी अभी जो तमिलनाडु में है वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी है, 2 लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी का वहां पर स्थान नहीं है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, डीएमके गवर्नमेंट, उसने उसको अपोज किया है और केंद्र की सरकार जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तीसरी भाषा जो है वो हिंदी को वहां पर सिखाना चाहती है। इसी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद है। अजय, स्वागत है द वायर में आपका। जैसे कि आपने भी अभी देखा, मैंने सुना कि बोला कि जिस तरह से जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक बैटल चल रहा है, आपने इतने साल से पॉलिटिक्स कवर किए है, आप चेन्नई में रहे भी हो, आप किस तरह से देखते हैं इस सभी जो ये पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है, संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन चल रहा है। हमने देखा कि जो अभी ये जो बजट सेशन चल रहा है उसमें भी ये बात सामने आई थी। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से हमला बोला था और उसके बाद उनको वो शब्द भी वापस लेने पड़े थे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में पूरी तरह से? जी जी अतुल, ये जो विवाद चल रहा है जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी तमिलनाडु की, और वो लगातार ये जो डीलिमिटेशन का जो ऑपोजिशन है वो तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन नीति है जो वो उसको लेकर ये विवाद अभी पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है जो अब अपनी सीमा पर एक तरीके से चरम पर पहुंच चुकी है। और लगातार दोनों ही इधर सेंटर में बीजेपी और साउथ में डीएमके एक दोनों एकदम पोलराइजिंग स्टैंड लिए हुए हैं। तो इसको हमें किस तरीके से समझना चाहिए इस पूरे विवाद को? मुझे लगता है कि इसको एक तरीके से ये जो समकालीन राजनीति का जो एक दृष्टिकोण है उसको लेकर तो चलना ही चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पिछले 10 सालों में लगातार हम देख रहे हैं, ये पहला विवाद नहीं है जहां पे दक्षिण भारत के जो राज्य है वो सेंटर पर और ये दिल्ली की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है उस पे हमला बोल रही है। लगातार उनके बीच में मनमुटाव, विवाद लगातार खड़े होते जा रहे हैं। कभी शिक्षा नीति पर हो, कभी डीलिमिटेशन पर हो, या फिर कभी डिवॉल्यूशन ऑफ जो टैक्सेस पे हमने लोकसभा चुनाव से पहले देखा था कि किस तरीके से सारे जो दक्षिण भारतीय राज्य है वो एकजुट होकर दिल्ली में भी उन्होंने प्रदर्शन किया कि उनको उनका
जो जीएसटी। एक जीएसटी का जो डिवोल्यूशन होता है और जो टैक्सेस का जो डिवोल्यूशन होता है स्टेट्स में, उनको उनका एक तरीके से हक नहीं मिल रहा है, जबकि वो जो भारत की सबसे जो ज्यादा पूरी जो टैक्स राशि पेयर। है, टैक्स, हाँ, जो टैक्स पेयर। टैक्स जो, हाँ, जो टैक्स है, जो भारत के एक्सचेकर में आता है, उसमें उनका उनकी उनकी भागीदारी इस तरीके से है कि वो ज्यादा टैक्स देते हैं उस एक्सचेकर में, लेकिन उनको जो डेवोल्यूशन में उनको कम मिलता है। और बनाम इनके की जो उत्तर भारतीय जो राज्य है, वो वो टैक्स के कोष में कम पैसे देते हैं टैक्सेस के रूप में, लेकिन उनको उनसे ज्यादा मिलता है। तो ये इसकी राजनीति चली। मगर ये अब हम सिर्फ अगर ये हिंदी इम्पोजिशन और ये जो डीएमके कह रही है उसको लेकर चले, तो हाँ। आप देखिए कि इसमें लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि हम हिंदी को इम्पोज नहीं कर रहे हैं, थोप नहीं रहे। इम्पोज नहीं हाँ। कर रहे हैं हम तो सिर्फ 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां हम तमिल जो भाषा है उस पे हमला नहीं है, हम्म, बल्कि एक वहां के जो विद्यार्थी है उनको हम्म, एक और भाषा सीखने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो डीएमके की जो सरकार है वो उनको एक तीसरी भाषा सीखने से वंचित कर रही है। ये सरकार का यहाँ पर है, और ये इसी की वजह से पार्लियामेंट में भी विवाद चल रहा था। लेकिन ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार देख रहे हैं, टेलीविजन चैनल में देख रहे हैं कि किस हाँ, तरीके से yes, धर्मेंद्र प्रधान जी के स्टेटमेंट को लगा रहे हैं। वो बात एक तरीके से है कि हाँ, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, लेकिन क्या इस पूरे जो राजनीति अभी इसकी चल रही है, इसको मुझे लगता है कि सिर्फ समकालीन दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण हाँ, से देखना चाहिए। और वो इतिहास है क्या, क्यों ऐसा है कि डीएमके और जो डीएमके जैसे द्रविडियन हाँ। पार्टीज है, जैसे वो हिंदी आपने को अभी लेकर इतना ज्यादा इतिहास की इमोशनल है। बात की, तो वो जो स्वतंत्रता के पूर्व से हम देखें कि पेरियार रामास्वामी हो या हाँ जी, उसी के 1960 मैं के बोल बाद रहा हूँ, से, तो उसमें, हाँ, हाँ, सिर्फ 1960 से हाँ, नहीं अतुल, हाँ, उससे 1900, पहले भी। आप, हाँ, हाँ, जिस तरीके से उत्तर भारत में हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ जो हुँ, राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, उसी हुँ, तरीके से ये जो हिंदी के प्रति जो ये है, अपोजिशन है सदन हुँ, तमिलनाडु का, हुँ, उसको भी उसी तरीके से हमने देखा। वहां की जो राजनीति है, जो वहां का द्रविडियन मूवमेंट जो है, वो सिर्फ एक तरीके से द्रविडियन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स नहीं है। वहां पर हुँ, ये जो एंटी ब्राह्मणिकल जो पॉलिटिक्स किस तरीके से वहां पर फैला, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस समय से इसको अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु का इसमें जो स्टैंड है, वो हुँ, किस तरीके कहाँ से आ रहा है। क्या अचानक से सिर्फ, क्या वो बीजेपी सरकार को के विपक्ष में खड़े हैं और विपक्षी ताकत के हिसाब से जो भी संतर कह रही है उन वो सिर्फ बिना किसी रीजन के क्या अपोज कर रही है? इस हुँ, सवाल को हमें पूछना होगा, और उस तरीके से पूछना होगा जिसमें हम अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, तो हुँ, सिर्फ हम एक हिंदी भाषी व्यक्तियों के जैसे ना हुँ, देखें, हम हाँ, एक देखें कि इसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। आप देखिए, ये जो 1916 की बात है, जब वहां पर एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जहां पर जहां पर कुछ तमिल स्पीकिंग लोग जो है, हाँ, उनका ये मानना था कि जितने भी इंडियन सिविल सर्विसेज पोस्ट है जब कॉलोनियल हाँ, रूल में, वो हुँ, उस समय वो सिर्फ वहां के ब्राह्मणों को मिल रहा है। और ब्राह्मणों की पॉपुलेशन क्या है? ब्राह्मणों की पॉपुलेशन सिर्फ 3% है, लेकिन उनके सारे जितने भी इंडियन सिविल आईसीएस के जो पोस्ट होते थे, वो सिर्फ वो ब्राह्मणों को सिर्फ मिल रहा है। ब्राह्मणों को दिए जा रहे हाँ, थे। सिर्फ हाँ, ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। तो जब ये मूवमेंट जब हुआ, इससे एक और मूवमेंट पैरेलली वहां पर स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था प्योर तमिल मूवमेंट। हुँ, उस मूवमेंट का ये जो प्योर तमिल मूवमेंट था, वो एक जो ब्राह्मण ब्राह्मण जो वहां की हाँ, कम्युनिटी है, हाँ,
और वो प्योर तमिल मूवमेंट जो था कि वो हिंदी को लेकर और संस्कृत के को लेकर अपोज थी कि ये, और इसलिए अपोज थी क्योंकि उनका ये मानना था कि जो तमिल जो ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, वो जो सारे जिनके सारे अफसर बन रहे हैं, उनकी भाषा है संस्कृत, और वो जो संस्कृत का जो नॉलेज है वो सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को है और बाकी कम्युनिटी को नहीं है। और यहां से जो ये सारा जो इन दोनों का समन्वय हुआ, एक है कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की भाई सरकार में सिर्फ ब्राह्मणों को ही चुना जा रहा है, और साथ में एक जो लैंग्वेज का मूवमेंट चल रहा है कि यहाँ पे एंटी संस्कृत मूवमेंट, इन दोनों का समन्वय होते होते 1930 की दशक में 30 की दशक में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और वहां पर श्री राजगोपालाचारी की सरकार बनी, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर के, तो उसमें ये बात उभर के आई। तब उसमें ये हुआ कि ये जो लैंग्वेज एंटी संस्कृत मूवमेंट और एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, इन दोनों का एक तरीके से समन्वय हुआ, जहां पर ये माना जाने लग गया कि जो संस्कृत है वो ब्राह्मणों की भाषा है, और उसी से निकलकर आता है कि हिंदी, जो इसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स हैं, और संस्कृत संस्कृत को हिंदी की एक तरीके से ओरिजिन लैंग्वेज माना जाता है, उसमें उन लोगों ने एंटी हिंदी एजिटेशन के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो गया ये दोनों मूवमेंट जो, और वहां से जो पेरियार और जो इस पार्टी की पॉलिटिक्स है जिसमें सीएन अन्नादुराई और ये लोग सब थे, उन लोगों का ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वहां से निकल के आया, जहां पर वो सिर्फ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ही नहीं था बल्कि वो एंटी हिंदी मूवमेंट था। और इन दोनों का तमिल लोगों के लिए, जो नॉन ब्राह्मण तमिल लोगों के लिए, वो लोग एक तरीके से उन दोनों को एक ही मानने लग गए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आजादी के बाद वो वहां पर तमिल को एक तरीके से प्योर करने की कोशिश की गई, उसमें जिसमें जो तमिल लैंग्वेज में जो संस्कृत के जो वर्ड्स थे उसको हटाया गया, और एक तरीके से एक ये माना, एक तरीके से वो जो लाइंस थी, जो डिविजिव लाइंस थी, उसको शार्पेन किया गया कि जो तमिल लैंग्वेज है और जो तमिल लोग हैं वो द्रविडियन बाय ओरिजिन है, बना इसके कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं और जो खास करके जो ब्राह्मण कम्युनिटी जो अपने आप को आर्य लोग, आर्यंस कहते हैं, जो तो वो उनकी लैंग्वेज है संस्कृत और हमारी लैंग्वेज तमिल है और हम द्रविडियन ओरिजिन। सो द्रविडियन पॉलिटिक्स और द्रविडियन मूवमेंट की उपज वहां से 1930 की दशक में होती है, जहां पे फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए 1950 में, जहां पर ये माना एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इस तरीके से बना कि अभी हमारा जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और उसको तुरंत हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि हम अपने देश को आजादी के बाद एक डीकोलोनाइज करना चाहते हैं और उसकी वजह से हमें अपने किसी एक भारतीय जो भाषा है उसको अपनाना पड़ेगा। तो उसमें एक ये बात हुई कि हिंदुस्तानी को अपनाना पड़ेगा, लेकिन 1965 तक ये माना जाने लगा कि भाई अभी जो हम लोग सारे जो स्टेट्स एक साथ हो रहे हैं और एक भारत एक देश के रूप में उभर के आ रहा है, एक यूनिटरी एक एंटिटी बनकर जो आ रहा है, उसमें जो पहले 15 साल इंग्लिश को हम हटा नहीं सकते, इंग्लिश ही हमारा कॉमन लैंग्वेज है। लेकिन 1965 तक आते आते ये जो हिंदी भाषी जो लोग हैं और प्रदेश हैं, उनका हिंदी इंपोजिशन को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि भाई हम हिंदुस्तानी नहीं, हम बल्कि हिंदी को पूरा भारत का एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। और वहां से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, वहां जो एंटी हिंदी मूवमेंट जो इतने दिनों से चल रहा था या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो चल रहा था, उसको लेकर और ज्यादा गुस्सा आया और वहां से जो ऑपोजिशन है हिंदी के प्रति वो और ज्यादा बढ़ गया। तो जितने भी शुरुआत में जो एजुकेशन कमीशंस थे, उन लोगों ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी माना। कोठारी कमीशन 1960s में हुआ था, उन लोगों ने 3 कमीशन, लेकिन उस समय से तमिलनाडु का जो विरोध है 3 लैंग्वेज पॉलिसी का, वो अभी का नहीं है, वो उस समय से है। और तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज पॉलिसी जो है उस समय से इम्प्लीमेंट किया। वहां पर आप साउथ इंडिया में देखिए, कर्नाटका, केरला में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी मानी जाती है, लेकिन तमिलनाडु ने, क्योंकि उसका एक राजनीतिक इतिहास रहा है, वहां पर 2 लैंग्वेज पॉलिसी उन लोगों ने इम्प्लीमेंट की इस आधार पे कि हिंदी जो है वो एक तरीके से उनके लिए कॉलोनाइजिंग इन्फ्लुएंस है।
मतलब, और क्योंकि द्रविडियन मूवमेंट का एक स्वरूप नेशनलिस्ट, उनके लिए या नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। अजय, जिस तरह से आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे के जो दर्शकों को एक बात बताई है कि तमिलनाडु के लोग क्यों हिंदी को अपोज कर रहे थे, हिस्टोरिकली उसका एक कॉलोनियल जिस तरह से संस्कृत और जिस तरह से ब्राह्मणिकल कल्चर और आर्य समाज, जिस तरह से द्रविडियन मूवमेंट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है वहां के तमिल आर्य लैंग्वेज समाज का। मतलब आर्यन कम्युनिटी, आर्य आर्यन, लोग जो, हाँ। सॉरी, मैं आर्य हम्म, कम्युनिटी जो आर्य मानते हैं नॉर्थ इंडियन अपने पीपल, आप। हाँ, जो आपने बताया वही। लेकिन आज आज के दौर पर देखें तो इतिहास से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है हिंदी को वहां पर अपोज किया जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से हम पॉलिटिक्स देखें 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है केंद्र की सरकार, और इसका लगातार विरोध हो रहा है संसद से लेकर सड़क तक। हम तमिलनाडु की बात की जाए तो कल ही बुधवार को तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, उन्होंने कहा कि ये भगवा जो है वो भगवा पॉलिटिक्स या भगवी राजनीति है, ये न्यू नहीं, एजुकेशन वो क्यों पॉलिसी या कह रहे हैं, वो हाँ, क्यों क्यों कह रहे कह हैं? रहे, उन वही तो वो सवाल इस मेरा है कि इसलिए कह रहे हैं ये भाई, क्यों उसमें कह रहे हैं। हाँ, उसका हाँ, उसका जवाब भी हमें इतिहास में ही मिलेगा। आप ये 1965, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो हमारी थी, उसमें यही था कि भाई अगले पहले 10 साल जब भारत का पूरा गठन हो रहा है और उसको एक एंटिटी बनाने के लिए एक रिपब्लिक को एक शेप दिया जा रहा है, उसमें हमें इंग्लिश हमारा ब्रिज लैंग्वेज है कि जहां पर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि हिंदुस्तानी हम 1965 तक लगातार इंप्लीमेंट कर लेंगे। इस 10-15 सालों में हुआ क्या? इस 10-15 साल में कांग्रेस के जो जो कुछ लीडर्स ऐसे हैं हाँ, जो हिंदी सुप्रीमेसी, उन लोगों ने, जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन हुए और बहुत सारे इस तरीके से जो लीडर्स थे, इन लोगों ने एक एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया कि हिंदी को ही हम, हिंदुस्तानी नहीं जिसमें उर्दू के इन्फ्लुएंस है, लेकिन हिंदी को, एक शुद्ध हिंदी को हम एक भारत का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहेंगे। और वो डिबेट इस तरीके से आगे चलने लग गया कि नेहरू, जो कि इस वो भी चाहते थे शुरू में कि हिंदुस्तानी ही हमारा नेशनल लैंग्वेज बने, क्योंकि अंग्रेजी को त्यागना चाहते थे, क्योंकि सभी लीडरों को ऐसा लग रहा था उस समय कि जब तक हम इंग्लिश को खत्म नहीं करेंगे और अपने, जैसे जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो हमारा भी एक लैंग्वेज होना चाहिए जिसकी वजह से भारत जाना जाए। उनका भी वो मानना, नेहरू का भी वो मानना हो गया कि हमारे उत्तर भारतीय प्रदेशों में इस तरीके के लीडर्स हो गए हैं जो कि दूसरों के भाषा को उतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, और हम हिंदी को तभी इंपोज कर सकते हैं जब नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग उसको माने। हिंदी जो बोल रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों के हाथ में ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो भारत का एक लैंग्वेज हिंदी बनाए। जब तक कि नॉन हिंदी भाषी लोग और नॉन हिंदी भाषी राज्य जो है, तब तक वो जब तक सहमत नहीं होते हैं कि हिंदुस्तानी या हिंदी को एक भारत का नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तब तक हम ये नहीं कर सकते। तो नेहरू ने भी अपना जो स्टैंड, शुरुआती स्टैंड है, वो 10-15 सालों में बदल लिया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उस तरीके से बहुत सारे जो लीडर्स थे जो कि हिंदुत्व संगठनों से भी बहुत, उस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी होती थी जो सारे एलिमेंट्स को लेकर चलती थी, तो उनके अंदर भी बहुत सारे रूढ़िवादी जो नेता होते थे उस तरीके से थे, जो जिनसे नेहरू बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और वो सारे इतिहास में दर्ज है ये सारी बातें। तो वो भी हो गए, और उसके बाद से द्रविडियन पॉलिटिक्स 1960 के दशक में जब डीएमके की पहली सरकार आई, पहली और सरकार बनी थी। हाँ, पहली सरकार आई, तो उस समय ये जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, द्रविडियन आइडेंटिटी की जो मूवमेंट है, और ये जो हिंदी इम्पोजिशन को लेकर, ये जो जब सी राजगोपालाचारी जब थे वहां पर, और जब उसके बाद से इन तीनों राजनीतिक ट्रेंड्स जो है उसका एक समन्वय होकर डीएमके और एआईडीएमके की जिस तरीके से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, इन तीनों के जो फिलोसॉफिकल मुद्दे है उसको लेकर आगे बढ़ी। और तमिलनाडु के लिए आप द्रविडियन मूवमेंट को ना इस तरीके से नहीं समझिए कि ये सिर्फ भाषाई आंदोलन है, ये बल्कि एंटी कास्ट मूवमेंट भी है, भाषाई आंदोलन भी है, और इन तीनों का एक तरीके से समन्वय हुआ है। तो आप किसी तमिल इंसान से पूछे तो उनके लिए द्रविडियन मूवमेंट कोई एक स्टेट लेवल का मूवमेंट नहीं है, उनके लिए वो एक राष्ट्रवाद का भी मुद्दा, एक सब नेशनलिस्ट मूवमेंट है। और शुरुआत में तो 1950
के दशक तक वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो अपना सेपरेट स्टेट चाहते थे। लेकिन बाद में जो सीएन अन्नादुराई जैसे जो लोग थे, ये लोग, इन लोगों ने ये माना कि हमें भारत का पार्ट बनना है, और लेकिन उनको, क्योंकि उनको ये बताया गया, हमारे जो नेहरू जैसे लीडर थे, कि हम हर तरीके के लोग भारत में सम्मिलित होंगे और भारत वैसा एक सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरीके का नेशन नहीं होगा। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का जो प्रिंसिपल है वो भारत ने जब अपनाया, तो तमिल लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, हम एक नए दिशा की ओर जा रहे हैं, एक नए फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, और वो सब सम्मान, उनका सम्मान होगा इसमें। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ आप देखिए। और ये जो कंसेंसस बिल्डिंग, जो नेहरू का जो एक आइडिया था पॉलिटिक्स का, और उसके बाद के जो लोग, जो एंटी कांग्रेस फोर्सेस भी थे, उनका भी एक इसी दिशा में था कि भाई हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ विविधता में एकता करें कैसे, इस फिलॉसफी पे आगे चले कैसे, क्योंकि वो कंसेंसस बिल्डिंग होगा। पिछले 10-12 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो ये जो कंसेंसस बिल्डिंग, जो भारत का जो राजनीतिक मेन फिलॉसफी है, जो मेन फाउंडेशन है, उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। आप आज जब इतना डीएमके टाइप की पार्टी उग्र क्यों हो रही है, अचानक से हमें क्यों लग रहा है कि भाई हिंदी को लेके इतना ऑपोजिशन क्यों, चाहे वो हो सकता है सही भी हो, लेकिन आप देखिए 2014 से लेकर भारत सरकार, जो मोदी सरकार के इतने सारे ऑर्डर्स आए, जहां पर वो सदर्न स्टेट्स को हिंदी में नोटिस भेज रहे हैं। कई सारे सदर्न स्टेट्स के लीडर्स ने बोला कि मुझे तो समझ में, ये जो नेशनल पॉलिसी आया, अभी थॉमस आइजैक ने केरला में बोला था कि भारत न्याय संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ, वो पूरी तरीके से हिंदी में, और हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप जब तक ये नहीं कर रहे हैं, प्लस उसके बाद कई सारे बीजेपी के जहां सरकारें रही है, उन लोगों ने लगातार ये कहा कि अब हम हिंदी में गवर्नमेंट के नोटिस देंगे, चाहे आपको हिंदी समझ में आ रहे हो या नहीं आ रही हो। अमित शाह ने लगातार ये स्टेटमेंट दिया है कि हिंदी ही ना हमारा ब्रिज लैंग्वेज होना चाहिए है, और एक तरीके से जो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म उनकी राजनीति है, लेकिन हिंदी मेजोरिटेरियनिज्म जो है उनके प्रैक्टिस में आता है। अमित शाह जो देश के होम मिनिस्टर है और बीजेपी के इतने बड़े दिग्गज नेता है, वो लगातार इस तरीके से नॉन हिंदी भाषी लोगों को ये एहसास दिलाते रहे कि हम हिंदी के साथ खड़े हैं, और बाकी कोई भाषा हो या नहीं हो। और यही चीज अगर कोई दूसरी तरीके से होती है, अगर कि आप कंसेंसस बनाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अभी इन लोगों ने अभी जिस तरह से अभी आपने कहा कि अमित शाह, एक पॉइंट, अभी भी वो कंसेंसस बिल्डिंग कैसे नहीं हो रही है, जब ये जो ऐतिहासिक तरीके से जो डीएमके लगातार हिंदी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जब उन लोगों ने अपना स्टैंड सामने रखा कि हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं मानेंगे, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है हिंदी को इम्पोज करने के लिए, और एक नॉर्थ इंडियन एथिक्स और पॉलिटिक्स को हमारे प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है, तो उस समय सरकार, सेंटर ने क्या किया, उन्होंने उनका जो तमिलनाडु का जो हक है, जो अभी 2 लैंग्वेज पॉलिसी लगातार बहुत पहले से उनका चल रहा है, तो उसके एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट आता है, जहां पर स्टेट का आधा हिस्सा वो फंड करती है और सेंटर आधा हिस्सा करती है। सेंटर ने अपनी तरफ से जो तमिलनाडु को एजुकेशन के लिए फंड देना था, वो तुरंत बंद कर दिया, एक तरीके से ब्लैकमेल पॉलिटिक्स। जब तक आप एनईपी नहीं मानेंगे, तब तक हम आपको नहीं देंगे। और इससे होता क्या है, इससे जो बीच की जो दीवार है, वो और गहरी होती जाती है, और गहरी होती जाती है। तो कंसेंसस बिल्डिंग बीजेपी की जो मोदी सरकार है, उस पर वो बिलीव ही नहीं करती है। और ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जहां पे वो विश्वास का जो है, वो विश्वास बनाने से ज्यादा विश्वास तोड़ती है अपने हार्ड लाइन पॉलिटिकल लाइन लेकर। अजय, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह से अमित शाह हो या बीजेपी हो, वो साउथ के स्टेट हुए वहां पर एंटर करना चाहती है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले संसद में क्या हो रहा था, ये पूरा जो मसला है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा भी एक है कि डीलिमिटेशन, जैसे आपने कहा कि दीवार जो है वो बहुत गहरी होती जा रही है। क्या डीलिमिटेशन होने से, जो एक संभावित डीलिमिटेशन है जो कि 2026 में होने वाला है ऐसे बताया जा रहा है, क्या उससे साउथ के जो स्टेट्स है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वह
वाकई कम होता जाएगा या जो नॉर्थ के स्टेट है उनका दबदबा जो है वो बढ़ता जाएगा? इस पर मैं आना चाहता हूं, लेकिन पहले सुनते हैं कि संसद में क्या हुआ। And heard that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. Sir, and you've taken my name also, sir. I'd like to explain. Sir, the truth is that members of parliament... Sir, that is not enough, sir. Sir, and met the minister representing that SSA funds have to be released to Tamil Nadu. And the minister from Tamil Nadu also was there in the delegation. And we had clearly said that we have issues with the NEP. We cannot accept it in full because three-language policy is not acceptable to Tamil Nadu. Okay. And, sir, the truth is, the CM of Tamil Nadu has written to the minister and the prime minister saying that we have issues with the NEP, it cannot be accepted in total and the funds have to be released and he's requested the funds to be released. So Tamil Nadu or the Tamil MPs from Tamil Nadu have never accepted. या अजय, अभी आपने देखा कि जिस तरह से कनिमोझी बता रही थी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस सेक्शन से पहले आपने कहा था कि जिस तरह से फंड्स जो है वो सेंटर रोक रही है। दूसरा एक पड़ाव आता है कि डीलिमिटेशन। अगर डीलिमिटेशन होता है, साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम होता है और नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या वाकई साउथ के जो लोग हैं उनको डर लग रहा है कि हमारा जो है वो हक है, जिस तरह से हम टैक्स पे करते हैं या हमारा हक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा? क्या लगता है एक्चुअली आपको ऐसा हो रहा है? क्योंकि डीएमके के जो नेता है वो अलग अलग स्टेट्स के जो साउथ के स्टेट्स हैं उनके मिल रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं कि नवीन पटनायक जी ने भी उसके ऊपर बोला है कि ये सब कैसे देखते हो आप इसको, ये साउथ की वर्सेस नॉर्थ की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो डीलिमिटेशन के हिसाब से? नहीं, अभी हम कनिमोझी का सुन रहे थे किस तरीके से भाषण, उसमें मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा था। उनके वो पॉइंट्स जो भी रख रही है, लेकिन वहां साफ साफ तौर पर दिख क्या रहा है कि उनका सेंटर के तरफ विश्वास नहीं है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाहे डीएमके सरकार में हो या नहीं हो, बहुत बार ऐसे सरकार आए हैं जब डीएमके सरकार में नहीं है, विपक्ष में थी और एआईएडीएमके सरकार में थी, एनडीए के। लेकिन इस तरीके से हमें इस तरीके का जो क्या कहते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट सेंटर और फेडरल में, तो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं सेंटर पे मानता हूं। अभी डिलिमिटेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे पास फैक्चुअल आधार नहीं है वो बोलने के लिए, लेकिन देखिए सेंटर ने इंडिकेट क्या क्या किया है शुरू से, पिछले 3 सालों में उन्होंने क्या किया है। हम जानते हैं जो 1970 के दशक में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकसभा का 545 जो आंकड़ा सेट किया था, आंकड़ा होता है सेट किया था, वो 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। और लगातार सेंटर ने, बीजेपी लेड सेंटर ने ये हमेशा इंडिकेट इनडायरेक्टली करने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में हमारे पास ज्यादा एमपी होंगे। और जब नया पार्लियामेंट बना तो वहां पे नया पार्लियामेंट भी उसमें संख्या भी ज्यादा कर दी गई है, उसमें 800 सीटों की कैपेसिटी है। अब डिलिमिटेशन होता कैसे है और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती कैसे है? पॉपुलेशन के आधार पर बनती है। अब सदर्न स्टेट्स को ये लग रहा है कि हम जो चार स्टेट्स है अपने लगातार आजादी के बाद से अपने शिक्षा पे, अपने हेल्थ केयर पे, अपने बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस पे इतना ज्यादा हमने काम किया, तो हम लोगों ने एक तरीके से पॉपुलेशन का जो आधार है उसको, ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छी तरीके से चैनलाइज किया, उनको एक तरीके से स्किल बनाया, और इसी की वजह से आज जो
सदर्न स्टेट है, उनकी जो आर्थिक हालात है वो बाकी के जो स्टेट अच्छे से हैं। बहुत अच्छे हैं। तो उनको अच्छा। लगता है कि जो लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपने प्रोग्रेसिव नीतियों की, प्रगतिशील नीतियों की वजह से जो अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अपने पॉपुलेशन का ख्याल रख पाई और उनको एम्पावर कर पाई, वो डिलिमिटेशन से उनकी क्षति ही होगी। क्योंकि और जो उत्तर भारतीय राज्य हैं जहां पर वहां की सरकारें ऐतिहासिक तौर पर इस तरीके से प्रगतिशील नीतियों को नहीं करके वहां की शिक्षा का लेवल जो है, हेल्थ केयर का लेवल जो है, मैटरनिटी का जो चाइल्ड केयर का और सारी जो चीजें हैं वो इतनी कम है कि वहां पर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है और उसकी वजह से वहां पर ज्यादा अब वहां के सीटें ज्यादा हो जाएंगी कंपैरिजन के बेसिस में। आज अमित शाह जाके बोलते हैं कि सदर्न स्टेट्स में हम सीटें उनकी कम नहीं होगी, बिल्कुल हो सकता है कम नहीं हो, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों का बढ़ सकता है। तो आज के देश में आज तो आप एक देखिए तरीके से एक वो कम ही सरकार हो ऐसी है, जाएगी। आज आप ऐसी एक सरकार बनी है जो कि कभी ऐसी सरकार नहीं बनी थी, जो कि अपना ब्रूट मेजोरिटी ला कहां से रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय मतलब नॉर्थ और वेस्टर्न स्टेट से ही लेकर आ रही है। सदर्न स्टेट्स में उनका खाता बहुत अच्छे से नहीं खुलता है कभी भी। तमिलनाडु में वो जीत नहीं पाते, केरला में नहीं जीत पाते, आंध्रा में नहीं जीत पाते, कर्नाटका में जीतते और हारते दोनों रहते हैं। लेकिन उनकी जो मैक्सिमम जो सीटें हैं, जो 240 272 सीटें जो लानी होती है मेजोरिटी के लिए, वो उनकी पूरी नॉर्थ इंडिया से आ जाती है। अब वहां पर कंपैरेटिवली इन चारों राज्यों के मुकाबले अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सीटें और बढ़ जाएंगी तो सेंटर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप चारों राज्य कुछ भी बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ऐसे ही सरकार में आने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा है कि हम अगली बार फिर से सरकार बना देंगे। कि कॉम्प्लेसेंसी, इसीलिए सदन जो स्टेट्स है वो और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। और इसी के ही मूल में वो जो टैक्स डिवोल्यूशन की मैं बात कर रहा था कि भाई हम अपना इंडस्ट्रियलाइज करके अपना सारा इंडस्ट्री बढ़ा के हमारे टैक्स पेइंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और भारतीय को कोषाध्यक्ष ट्रेजरी में हम ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि टैक्स डिवोल्यूशन का प्रिंसिपल ऐसा है, जो कि होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, जो गरीब राज्य है, उसको वहां पर ज्यादा पैसा पहुंचे ताकि उनका उत्थान हो पाए। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा हिंदी मेजोरिटेरियनिज्म होता चला जा रहा है कि सब कुछ उत्तर भारतीय जो एक ऐसा सरकार जो बन गया है जिसमें लगातार मतलब उत्तर भारत वो इतना या हमने इलेक्टोरली देखा भी है डिपेंडेंट कि है बिहार नॉर्थ इंडिया जैसे से। राज्य को विशेष पैकेज हाँ, दिया जाता है, विशेष पैकेज दिया जाता है और सारा कुछ दिया जाता है और जाता वहीं है। पर ये हिंदुत्व की राजनीति कामयाब है एक तरीके से उनकी। तो एक अविश्वसनीयता बढ़ती है कि हम दे रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, हमें भी उस हिसाब का मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि यूपी और बिहार जैसे जो गरीब राज्य है उनको विशेष पैकेज मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा कुछ इलेक्टोरली डिक्टेट हो, सारा कुछ कि हमें यहाँ से पॉलिटिकल और इलेक्टोरल गेन्स मिल रहे हैं इसीलिए हम इनको दे रहे हैं हमारा पैसा निकाल कर। ये नरेंद्र मोदी जी खुद जब गुजरात जैसे राज्य जहां जो ज्यादा टैक्स देता था, वो लगा जब सीएम थे तो वो यही कह रहे थे कि हमें नहीं मिल रहा है, हम ज्यादा दे रहे हैं। आज वही चीज है जब साउथ इंडियन कह रही है तो उसको नॉर्थ वर्सेस साउथ करके देखा जा रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि ये लोग सेपरेटिस्ट है। जब वही चीज जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जब थे वही चीज खुद कह रहे थे, तो वो चीज सेपरेटिज्म नहीं था। तो ये सारी चीजें हमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। अविश्वसनीयता जो है, जो कंसेंसस सहमति नहीं बना रहे हैं बल्कि इम्पोज कर रहे हैं, लगातार लगातार आक्रामक दे रहे हैं। आपके घर में अगर कोई गुस्सा है तो आप उनके साथ एंगेज करेंगे, आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मनाने का प्रयास और एंगेजमेंट का प्रयास भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया पे ध्यान है उनका। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में ये हो रहा है, तमिलनाडु की सरकार विपक्ष की है इसीलिए वो आक्रामक रहते हैं। और वो भाजपा की सरकार ऐसी है कि वो दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है वहां पर विपक्ष की सरकार थी अभी कुछ दिन पहले तक, तो उनको लेकर भी हमेशा आक्रामक रहे हैं। सहमति बनाने की इनकी राजनीति नहीं है। और वही मुझे लगता है जो फंडामेंटल इशू है, ये सारे जो डिबेट्स उछल कर आ रहे हैं हर 6 महीनों में, वो लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से हो रहा है। और लगातार अभी जैसे ये जो एनईपी में
यहाँ पे एनईपी में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज लगातार उनके पास, सरकारों के पास पावर थी कि हम अपना वीसी बना सकते हैं, अब उसमें पूरी हाँ, तरीके से उन लोगों ने वीसी बदल का के, भी वो सेंटर ने वो पावर बंद भी कर अपने दिया। हाथ में हाँ, ले लिया। तो धीरे धीरे जो कंट्रोलिंग इसका टेंडेंसी भी है बहुत बड़ा ये विरोध हुआ उस, था हाँ, और उसका हमेशा भी विरोध लेजिटिमेट हो भी रहा नहीं है। किया तो था। हाँ, हमें इसको सिर्फ भाषा और एनईपी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें इसको सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो हम्म, किस तरीके से धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में मोदी सरकार के अंडर, उस हम्म। उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, तब हम, मुझे लगता है इस चीज को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अजय, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह से डीएम के जो इस पूरे मूवमेंट को जो है वो लेड कर रहा है, डिलिमिटेशन हो, एनईपी हो, अभी बीजू जनता दल हो उड़ीसा के, वहां पे वो जाके मिल रहे हैं, वाईएसआर कांग्रेस है, या सदन के जितने भी स्टेट है, कर्नाटक का सपोर्ट है वहां पर, ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या, किस तरह से देखते हैं आप ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो ये एक, मैं इसको बैटल ही कहूंगा, पॉलिटिकल बैटल हो रहा है, और इसका लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी साउथ में एंटर करना चाहती है, लेकिन क्या? दिखने में ये नॉर्थ हाँ, वर्सेस साउथ लग रहा है हमें। और हाँ, ये जो डेफिनेशन, इसको डिफाइन नॉर्थ वर्सेस साउथ कौन कर रहा है? इसको हाँ, डिफाइन डिफाइन जो हिंदुत्व के लोग हैं वो हाँ, लोग कर रहे हैं इसको, नॉर्थ वर्सेस साउथ। क्या डीएमके कह रहा है कि हम एंटी नॉर्थ है? वो तो इस भाषा में भी ये कह रहा है कि भाई जिसको हिंदी सीखने का मन है वो जरूर सीखे। वो ये कह रहे हैं हमें हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदी एग्जैक्टली। इंपोजिशन से प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो ये लगातार वो कह रहे हैं, तो इसको वही कह रहे हैं कि भाई अब इस सरकार का रवैया हमेशा क्या रहा है कि आपके प्रति अगर किसी ने कुछ डिसेंट किया, कुछ क्रिटिकल बोला, तो आप उसको सेपरेटिस्ट करार दे देते हैं। अभी क्या सदर्न स्टेट्स अपने हक की बात कर रहे हैं कि भाई टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, या फिर फेडरल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये लोग तो अलगाववादी हैं। हाँ, इस तरीके से मतलब एंगेजमेंट नहीं करना, लगातार आक्रामक रवैया रखना, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उससे मुझे लग रहा है ये जो सेपरेटिज्म है, अलगाववाद है, इसको मुझे लगता है बीजेपी ही बढ़ावा दे रही है, और कोई पार्टी बढ़ावा नहीं दे रही है। ये बीजेपी का जो आक्रामक रवैया रहा है, ये जो जो सेंटर स्टेट रिलेशन, जो फेडरल रिलेशन है, उस पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करने का जो रवैया रहा है, उससे एक तरीके से ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड हो रहा है, या फिर ये इस तरीके का डिवाइड हो रहा है कि भाई लिबरल वर्सेस हिंदू। भारत, ये जो सबसे ज्यादा जो देश के बारे में बात करते हैं कि हम देश, हमारा एक है, देश तो एक है ही, विविधता हमेशा से रहा है, लेकिन विविधता की जो बात है, क्या भाजपा उस चीज को रेस्पेक्ट कर रही है? क्या उस चीज को सम्मान दे रही है? उस हमारे जो भारतीय मूल फिलॉसफी है उस चीज को दे रही है? वो हिंदुइज्म के भी जो अलग अलग जो जितने भी सारे, अब यहाँ पर आप देखिए, वो यहाँ पर लगातार राम जन्मभूमि की बात करते हैं, लेकिन वहां पर कई सारे क्या कहते हैं, जो इस तरीके से सिंक्रेटिक ट्रेडिशन तमिलनाडु में है, उस पे लगातार अटैक कर रहे हैं। जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ में त्योहार मनाते हैं, उस पे अटैक कर रहे हैं। हिंदू का जो लगातार, तो ये ऐतिहासिक है। और आप देखिए, आज से 10 साल पहले इस तरीके से द्रविडियन राजनीति, इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, आज से 10 साल 15 साल पहले जाना पड़ेगा। हो सकता है कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट हो थी उस समय, अलग अलग स्कैम हो रहे थे, लेकिन इतने सारे जो आइडेंटिटी इश्यूज जो है वो वो क्या तो निकल नहीं हो के आ रहा है। नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहा द्रविडियन, बल्कि मैं जब तमिलनाडु में था तब है। बहुत सारे द्रविडियन जो आइडियोलॉग्स थे, स्कॉलर्स थे, उनका क्रिटिसिज्म डीएमके और एआईडीएमके के प्रति ये था कि ये लोग अपना द्रविडियन आइडियोलॉजी भूल गए हैं, जो सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट है द्रविडियनिज्म का, वो पूरी तरीके से भूल गए हैं और ये करप्शन में लिप्त हो गए हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जब एक सेंटर में सरकार आती है जो लगातार हिंदुत्व और हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, तो द्रविडियन आइडियोलॉजी रिएक्शन में और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। डीएमके इतनी ज्यादा द्रविडियन आइडियोलॉजी को आगे लेकर जा रही है कि दूसरा जो उनका विपक्ष द्रविडियन पार्टी है एआईडीएमके, वो एक वो तरीके तो से डूब गई है, वो खत्म हो गई है, क्योंकि हाँ, खत्म। वो बीजेपी के साथ है और उनको अपोज नहीं कर पाती है। और इसीलिए पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि डीएमके लगातार वहां पर जीतती जा रही है। एक तमिलनाडु लगातार। का हमेशा से ये पैटर्न रहा
कि एक बार इनकी सरकार, एक बार उनकी सरकार, लेकिन वहां पर आप जीत रहे हैं। केरला में जो बीजेपी को ज्यादा अपोज कर रही है, पहली बार केरला में ऐसा हुआ कि लेफ्ट ने दोबारा चुनाव जीती है, नहीं तो वहां पे भी हमेशा स्विच होता रहता था। कर्नाटका में जहां पर बीजेपी इनरोड्स बना रही थी, वहां पर सिद्धरमैया जीत कर आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी जो है वहां पे तेलंगाना में उनका एकदम खत्म हो गई थी कांग्रेस, लेकिन वो निकल कर आगे आ रहे हैं। तो बीजेपी को भी मुझे लगता है मूल्यांकन करना पड़ेगा। लगातार आप बीजेपी के लीडर से आप बात करते हैं तो उनका एक ही कहना है कि भाई तमिल ये सदर्न स्टेट्स में, राज्यों में हम आगे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि वहां पर हमें एक हिंदी पार्टी के रूप में जाना जाता है, वहां की पार्टी के रूप में नहीं जाना जाता। लेकिन आपके जो बड़े नेता है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या अपने इस इंप्रेशन को, एक परसेप्शन को कि हम हिंदी पार्टी है, उसको दूर करने में कुछ वो लोग आगे कर रहे हैं। उनके बड़े नेता तो हम कह रहे हैं कि हिंदी ही आगे है, हिंदी में ही हम नोटिस देंगे। सारे जो पार्लियामेंट के कानून है, जितने भी अभी कुछ सालों में ड्राफ्ट आए, जो बिल जो बीजेपी ने पास करवाया है, वो हिंदी में आए। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तमिल, एक ओडिया, एक मलयालम पढ़ने वाला आदमी वो इन बिल को पढ़ के उनसे एंगेज करके उन पर भाषण दे पाएगा, उस पर डिस्कस कर पाएगा पार्लियामेंट में? एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि भाई आप आप जब लगातार अपना हिंदी कैरेक्टर असर्ट कर रहे हैं, बार बार सामने रख रहे हैं, तो दूसरा आदमी, दूसरे पक्ष को तो लगेगा ही ना कि इस तरीके से। मुझे लगता है हम क्योंकि हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमारे जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उनको भी इन सब चीजों का मूल्यांकन करना चाहिए। सिर्फ हिंदी भाषी है ये सोचकर वो नहीं करना चाहिए, बल्कि ये किस तरीके से सरकार का रवैया रहा है उसको ध्यान पे रखकर ये सारे विवादों का मूल्यांकन करना चाहिए। जी हाँ जी अजय, एक आखिरी सवाल है और इस लाइव को हम एंड करेंगे कि जिस तरह से ये मूवमेंट जो है वो डीलिमिटेशन का चल रहा है, क्या लगता है आपको कि नॉर्थ की वैसे साउथ जो बीजेपी ही बना रही है ऐसे आपने कहा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेकिन मेरा सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि जिस मैं तरह बहुत से अच्छे से बता नहीं पाया, मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, शायद ही दर्शकों ने इतनी अच्छी तरीके से पहले देखा होगा। जिस तरह से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया आपने कि वो 1916 की जो मूवमेंट थी, उसके बाद 60 में जिस तरह से मूवमेंट है, ये पूरा लैंग्वेज वाला इशू था। लेकिन सवाल ये है कि 2014 के बाद लगातार भाजपा जो है वो साउथ में एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो उसमें सफल नहीं हो पाई है। क्या डीलिमिटेशन के बाद कुछ चांसेस हो सकते हैं? डीलिमिटेशन अगर होता है और ये जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो उनका अगर जो अभी करंट डर है कि उनके सीटें उतनी ही रह जाएंगी, मगर जो उत्तर भारतीय राज्य उनकी सीटें बहुत बढ़ जाएंगी, तो फिर इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को हमें नई तरीके से समझने की जरूरत होगी। तब हमें ये रहेगा कि आप कोई भी अगर दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है और ये एक तरीके से आप देखिए, बीजेपी लगातार 10 सालों से कोशिश कर रही है कि हम अलग अलग स्टेट में अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, और वो लगातार ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जीत रही है। लेकिन इन 10 सालों में उनका जो बीजेपी का जो साउथ में जो थोड़ा बहुत भी प्रेजेंस था वो और कम हो गया है ना, और कम हो गया है। केरला में वो जीत कर आए और अगली बार मुझे लगता है वो भी नहीं अब जीतेंगे क्योंकि इतना रिएक्शन हो रहा है अभी। कर्नाटका में बीजेपी का जो पूरा जो संगठन है वो पूरी तरीके से फैक्शनलिज्म से ये हो गया है, टूट रहा है। आंध्र प्रदेश में वो चंद्रबाबू नायडू के कंधे में चढ़कर अपनी राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पर तेलंगाना में वो एक विपक्ष के रूप में जो उभर रहे थे वो अब इसलिए नहीं उभर पा रही। धीरे धीरे तो अब उन्होंने सब सांप दांत दंड भेद की जो राजनीति है वो चालू वहां पर किया है कि हम दूसरे उनकी राजनीति उनको समझ में ये शायद आ गया हो कि हिंदुत्व की राजनीति उस तरीके से वहां पर नहीं होगी, क्योंकि वहां का शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर है और लोग वहां पर सब साथ में रहे हैं, और सारे राज्यों में एक जो सामाजिक न्याय की राजनीति, चाहे वो हिंदू
समुदायों में हो, मुस्लिम समुदायों में हो या क्रिश्चियन या बौद्ध समाजों में हो, सामाजिक न्याय की राजनीति वहां पर काबिज रही है ऐतिहासिक तरीके से। और जब तक और नॉर्थ इंडिया में ये है कि हिंदुत्व की राजनीति का भी एक पुराना इतिहास रहा है, जो कि वो है अभी वहां पे वो सक्षम है एक तरीके से। तो जब डिलिमिटेशन हो जाएगा और अगर वो सही मायने में अच्छी तरीके से जुडिशियसली नहीं हुआ, और तो साउथ में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसके कोई मायने नहीं रहेंगे दिल्ली की सरकार बनाने में। अगर आप कुछ चंद राज्य जीत जाते हैं अगर उत्तर भारत में, तो आपकी 272 सीटें आ जाएंगी, या फिर अगर 800 सीटें हो जाती हैं तो 400 सीटें यही आ जाएंगी। तो आप साउथ में, बल्कि ये प्रो रेटा हर समय ये बोलते हैं, और ये सारी चीजें जो है ना, हमेशा एक तरीके से मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से डिबेट सेंटर कर रही है वो मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए अभी जैसे शिक्षा नीति पर ही देख लीजिए कि आप वहां के विद्यार्थी को वंचित कर रहे हैं एक नया। आप शिक्षा का स्तर हिस्टोरिकली देखिए ना, गवर्नमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल पेपर्स में देखिए, चारों जो स्टेट है, पांचों जो स्टेट है, वहां पे शिक्षा की नीति, लिटरेसी शिक्षा का अगर देखी जाए तो वो शिक्षा हाई का जो है स्तर भी एक्चुअली, है, हाँ, शिक्षा की जो वो भी हाई क्वालिटी है वो भी हाई है। मैं कह रहा हूं कि वहां पे भी सदर्न स्टेट्स में भी शिक्षा का स्तर और क्वालिटी में अभी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें नॉर्थ इंडियन स्टेट से, तो वो काफी ज्यादा हाई है। आप तेलुगु राज्य देख ले, वहां के सारे लोग, इतने सारे लोग वहां पर एक जो स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल बाहर जा रहे हैं। हाँ, तमिलनाडु के आप इतने सारे लोग देख लीजिए, इंजीनियरिंग वगैरह करके ये लोग सब यूएस और विदेशों में सेटल्ड है। वहां केरला के तो लोग हर जगह ही हैं, हर जगह, चाहे गल्फ हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, वो पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं। कर्नाटका का भी वैसे ही कितने सारे आप लोग बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या इस तरीके के, पंजाब से बहुत माइग्रेशन होता है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर के रूप में नहीं होता है कि एक जो नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जहां आप गूगल के सुंदर पिचाई को देख लें, या फिर बड़े बड़े जो सीईओज है, ये भी सब साउथ से ही आ रहे हैं। नॉर्थ ने कितनी भूमिका की है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा लेंगे। तो मुझे हिसाब से सरकार का फोकस होना चाहिए कि जहां शिक्षा का स्तर और क्वालिटी बहुत खराब है, वहां पर फोकस करके वहां के लोगों को शिक्षा मुहैया कराए, अच्छी शिक्षा मुहैया कराए। वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा देना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते। वो नहीं अरे ले रहे, वो तो शिक्षा, वो शिक्षा के स्तर में आगे हैं। आपका फोकस रहना चाहिए जो वंचित है उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पूरा जो एनईपी है वहां पर धीरे धीरे जो स्कूल का जो पब्लिक एजुकेशन है और जो स्कूल का जो उसको धीरे धीरे खत्म करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डालकर पूरा ही जो शिक्षा का जो हायर एजुकेशन हो या चाहे स्कूल की एजुकेशन हो, धीरे धीरे वो आउटसोर्स करके प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहते हैं। तो आज गरीब का जो बच्चा है वो फ्री की शिक्षा मिल रही है उनको सरकारी स्कूलों में। एक समय हो सकता है ऐसा है कि वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाए, और अगर कर भी पाए, क्योंकि सरकार का आप लगातार बजट देखिए तो एजुकेशन का बजट लगातार ये कहा जा रहा है, शुरू में जितने भी एजुकेशन कमीशन सरकार के अपने खुद ये कहा कि 6% जो जीडीपी का हो रहा है वो जाना चाहिए शिक्षा पे, लेकिन आज का जो जीडीपी का जो स्तर है, जो का प्रोपोर्शन है, वो 2% के नीचे है। आप जब तक वहां पे एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या ये हो रहा है हर स्टेट में स्कूलें जो हैं, सरकारी स्कूल अच्छे से पुताई कर दी जा रही है, वहां पर एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, मगर ना वहां टीचर है, ना किताबें मुहैया कर पा रही है। ड्रॉप आउट रेट्स हर जगह उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ता जा रहा है। जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है उसके स्तर तो बहुत ही हालात खराब है। और ये मैं नहीं, ये सब सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स है उससे मैं निकाल के कह रहा हूं कि इस तरीके से है। जहां अच्छा है वहां तो आप भटकाने की राजनीति कर रहे हैं लगातार, अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। इससे मुझे लगता है कि भारत का एक तरीके से जो ये जो पूरी तरीके से जो खंडन, बॉल्कनाइजेशन जिसको कहते हैं, पूरी तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे हो, चाहे वो नॉर्थ वर्सेस साउथ के नाम पे हो, चाहे तरीके से ये बांटने की जो राजनीति है अपने पॉलिटिकल और चुनावी गेम के लिए, मैं
के इसको इस तरीके से डेफिनेटली डेफिनेटली अजॉय, आपने जिस तरह से कहा कि नॉर्थ वर्सेस हम्म, साउथ का जो सोशो इकोनॉमिकल हम हम्म, देखा जाए तो हम्म। जो नॉर्थ की राजनीति है वो धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा होती है और साउथ हमें की जो नॉर्थ में बैठ के हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वहां की सरकारों ने, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी, वो उन्होंने अपने लोगों को कैसे पढ़ाया इतना ज्यादा, ताकि वो ये इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। हमें उनसे ये भी सीखना चाहिए कि भाई उन्होंने उनके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या पंचायत सिस्टम हमारे से बेहतर क्यों काम कर रही है। यहाँ वो सब नहीं सीख कर आप ऐसा बता रहे हैं कि भाई ये साउथ हमारे साथ नहीं है। अरे साउथ क्यों हो आपके साथ? आप आप अपने टीचर से सीखते हैं ना, या आप टीचर क्यों होते हैं? टीचर होते हैं कि वो स्टूडेंट को सिखाए। मगर अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हम टीचर को सिखा रहे हैं स्कूल में, तो उसमें तो प्रॉब्लम वो तो होगी ही तो ना। हाँ, अजॉय, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि पॉलिटिकल नाउ नॉर्थ वर्सेस साउथ में जो अभी के हालात है वो किस तरह से एक सोशल इकोनॉमिकली हो या एजुकेशनली जो नॉर्थ के जो लोग हैं वो कितना बैकवर्ड है अभी अभी साउथ के लोगों से हमको सीखना चाहिए। और आपने डेटा के तौर पर भी बोला या जो आंकड़े सरकार खुद दे रही है उसका हवाला दे के जो बातें कही वो बहुत ही इंसाइटफुल थी। मैं इस लाइव को एंड करना चाहता हूँ, जाते जाते दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि द वायर जो है वो लगातार हर दिन नए टॉपिक के ऊपर जो भी करंट इश्यूज है वो पॉलिटिक्स से हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, जो भी टॉपिक्स देश में चल रहे, न्यूज चल रहे, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कवर नहीं करता उसको द वायर पर आप लगातार हर दिन एक नया शो, नया लाइव शो 4 या 5 बजे देख सकते हो। फिलहाल मेरी तरफ से और अजॉय की तरफ से इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए द वायर।